तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। और आज हम करने वाले इसका लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 बेसिकली इसमें होने क्या वाला है, सम डाउट्स रिलेटेड टू ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के रिलेटेड कुछ डाउट्स आते हैं हमें, ठीक है। मुझे भी आया करते थे जब मैं 10th क्लास में था, आप लोगों को भी आते होंगे। वो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे इस क्लास में, ठीक है। और अगर कोई बच्चा डीप में ना जाना चाहता हो, इस चैप्टर के ज्यादा डीप में ना जाना चाहता हो, उसको बस अपने मार्क्स से मतलब है, तो वो इस लेक्चर को स्किप भी कर सकता है आगे, ठीक है। वो सीधा आगे आने वाले क्वेश्चंस के लेक्चर देख सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमें बेसिकली डाउट्स क्या क्या आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो हमारा हर एक एलिमेंट होता है उसका साइज जो है बढ़ता है। हर एक एलिमेंट का जो साइज होता है बढ़ता है। बढ़ने का रीजन क्या होता है? क्योंकि एक नया शेल ऐड हो रहा है, एक नया शेल ऐड हो रहा है। इसके कारण जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि सोडियम लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, ठीक है। तो इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये होगा के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये होगा एल शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, ठीक है। तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा, 1 2 3। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे 8 होंगे, ठीक है। और यहां पे 2 होंगे। अब ऐसे ही पोटेशियम का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार का होगा। यहां पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो हमारा एक नया शेल ऐड हो रहा है, नया शेल ऐड होने के कारण जो है हमारा साइज बढ़ रहा है। लेकिन आप लोग यहां मेरे से एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया एक नया शेल तो ऐड हो रहा है, लेकिन साथ में जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी तो बढ़ रहा है। मैं कहूंगा अरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ रहा है? तो आप लोग बोलोगे अरे भैया पिछले लेक्चर में आपने ही तो बताया था कि जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं या जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है एलिमेंट्स का, ठीक है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि सारे के सारे प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर होता है। तो देख पा रहे हो एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? वो होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। इसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो अब आप लोग बोलोगे मेरे से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया ना भैया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर लेंगे? कैसे कैंसिल आउट करेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़े तो साइज इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए यहां से यहां आने में तो साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण जो हमारा साइज है वो छोटा हो जाना चाहिए थोड़ा। क्यों छोटा हो जाना चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा होगा। आप लोग ये मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो मैं इसका आंसर ये दूंगा कि जो शेल्स जो इंक्रीज होते हैं, शेल्स के इंक्रीज होने का जो फैक्टर होता है ना, शेल्स के इंक्रीज होने का जो फैक्टर होता है वो डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जो मेरा
नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने का फैक्टर है वो डोमिनेटिंग है, ठीक है, वो डोमिनेटिंग है किसके कंपैरिजन में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में। इसलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एन एलिमेंट और इन पर्टिकुलर एटम ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये चीज है, यहां पे हमें छोटे मोटे डाउट्स आ सकते हैं कि भैया नीचे जाने में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे? कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी तेजी से ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऐसे ऐसे ये दोनों पास आएंगे। लेकिन शेल्स बढ़ रहे हैं तो शेल दूर लेके जाएगा और ये दोनों पास आएंगे, तो ओवरऑल साइज हमारा ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में ऐसा कोई सवाल आ सकता है, तो वो सवाल मैंने आपके दिमाग का, या वो डाउट आपके दिमाग का मैंने दूर कर दिया ये कह के कि जब मेरे शेल्स इंक्रीज होने का फैक्टर होता है वो डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला डाउट जो मैंने कोशिश करी कि क्लियर हो जाए आप लोगों का। अब दूसरा डाउट हम लोगों का क्या आ सकता है कि तो दूसरा डाउट हम लोगों का क्या आ सकता है कि भैया आपने कहा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। आपने ऐसा ही कहा था लास्ट लेक्चर में, मैं कहूंगा हाँ यही कहा था। फिर आप बोलोगे कि भैया जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मैं कहूंगा हाँ। अब आप बोलोगे कि भैया अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं वैलेंस शेल में। तो अब आप लोग बोलोगे कि इन दोनों का भी नेट इफेक्ट तो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, शायद इन दोनों का भी जो नेट इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। कैसे? एग्जांपल लेके समझते हैं। ये मैंने अभी क्या बात बोल दी, ये अभी एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे क्या लिया, लिथियम लिया, फिर मैंने बेरिलियम लिया, फिर मैंने बोरोन लिया। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, के शेल एल शेल, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम कैसे होगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, 1 शेल 2 शेल, इसमें भी 2 शेल हैं। और क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का क्या होगा, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा कार्बन को भी ले लेते हैं, चलो साइड में। कार्बन का क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही होगा कुछ इनका। इसी प्रकार का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का। तो अब आप लोग बोलोगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं भैया तो हमारा एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 4 5 6, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण मेरे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं या वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। तो अब आप लोग बोलोगे मेरे को कि यहां पे जो न्यूक्लियर चार्ज है, यहां पे जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो किसके कारण है, वो 3 प्रोटॉन्स के कारण है। यहां जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो 4 प्रोटॉन्स के कारण है। अब आप लोग बोलोगे यार 4 प्रोटॉन्स और 3 प्रोटॉन्स कैसे है, तो मैं बोलूंगा यार जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी इक्वल होता है। तो ये 3 है लिथियम का एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, 3 प्रोटॉन्स होंगे। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर्टिकुलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, ठीक है, वो बेसिकली 3 प्रोटॉन्स के कारण ही लगेगा ना इस पे, है ना। 3 प्रोटॉन्स के कारण ही इस पर्टिकुलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा इस न्यूक्लियस के कारण, ठीक है। ये बात थोड़ी ध्यान से समझना, थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेशन यहां लगाना अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इस न्यूक्लियस के पास जो अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो 4 प्रोटॉन्स के कारण होगा, 4 4, ठीक है। अब बोरॉन के न्यूक्लियस के पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो 5 प्रोटॉन के कारण होगा। कार्बन के न्यूक्लियस के पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा
वो 6 प्रोटॉन के कारण होगा। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में। अब यहां हमें डाउट क्या आता है हमारे मन में कि यहां पे जो ये न्यूक्लियस है, यहां पे जो ये न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 3 प्रोटॉन के कारण है, और वो खींच रहा है किसको? सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, पर इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 4 प्रोटॉन के कारण है, और वो खींच रहा है किसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसका न्यूक्लियर चार्ज 5 प्रोटॉन्स के कारण है, पर वो खींच रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स को। इसका न्यूक्लियर चार्ज 6 प्रोटॉन्स के कारण है, पर वो खींच रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब आप लोग यहां बोलोगे कि जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो खींचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, मतलब जिनको ये न्यूक्लियस खींच रहा है, या जिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस खींच रहा है, उनकी भी तो संख्या बढ़ती जा रही है। यहां पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस को खींच रहा था ये 3 प्रोटॉन, यहां पे 3 से 4 हुए, तो यहां पे 1 से 2 हो गए, यहां पे 5 हुए, 4 से 5, तो यहां पे 2 से 3 हो गए। ठीक है, तो अब आप लोग बोलोगे कि इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो कैंसिल नहीं हो जाना चाहिए। इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो कैंसिल नहीं हो जाना चाहिए। क्यों बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है? क्या रीजन है इसका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो बढ़ रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर मेरा बढ़ रहा है तो जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो बढ़ रहे हैं। तो अब आप लोग बोलोगे कि जो नेट इफेक्ट है वो 0 आ जाना चाहिए। नेट इफेक्ट जो है वो 0 आ जाना चाहिए, और हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना ही नहीं चाहिए ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। ऐसा कुछ डाउट भी आपके मन में आ सकता है, क्योंकि मेरे मन में ये डाउट 12th क्लास में जब मैं था तब आया था। ठीक है, 10th में तो मैं खैर इतना सोच ही नहीं पाता था इतना सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा कुछ डाउट आपके मन में आना चाहिए। तो इसका अब मैं आंसर करता हूं, इस पर्टिकुलर डाउट का अब मैं आंसर करता हूं। क्या होगा इस डाउट का आंसर? तो यार मैं आपको ये बोलूंगा कि बेसिकली जो आपका ये प्रोटॉन है, ये वाला ले लेते हैं मान लो, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, या इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो किसके कारण आ रहा है? 4 प्रोटॉन्स के कारण इसके पास जितना भी न्यूक्लियर चार्ज है वो है। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स के कारण है। लेकिन जो ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, ये फोर्स तो हर जगह लगा रहा है ना। ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, ये फोर्स तो इधर भी लगा रहा है, 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 यहां भी लगा रहा है, यहां भी हर जगह लगा रहा है। ठीक है, ये आप कैसे सोच सकते हो कि मान लो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन की जगह यहां भी रख देता हूं इलेक्ट्रॉन, यहां भी रख देता हूं, यहां भी रख देता हूं, यहां भी हर जगह इलेक्ट्रॉन रख देता हूं, तो ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे बराबर फोर्स लगा रहा है। ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे बराबर फोर्स लगा रहा है, नहीं लगाएगा। अगर यहां पे और भी इलेक्ट्रॉन्स होते तो यहां से आपको कुछ हल्का फुल्का आइडिया मिला क्या कि मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को? आपको शायद हल्का फुल्का यहां से आइडिया मिला होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियर चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से। ठीक है, ध्यान से देखना, फिर से मैं दोबारा बेरिलियम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से जो न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम का न्यूक्लियस लगा रहा है इन पे, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस है ये हर जगह फोर्स लगा रहा है। यहां भी लगा रहा है, यहां भी लगा रहा है, यहां भी लगा रहा है, यहां भी। मान लो एक बार को अगर मैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह और इलेक्ट्रॉन्स रखता, एक बार को गलती से आ जाते यहां पे, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आ जाते और भी बहुत सारे। और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो 4 ही रहते, पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मान लो कितने हो जाते? 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। तो भी ये जो न्यूक्लियस है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो है बराबर फोर्स लगाता। इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस है
वो एक बराबर फोर्स लगाता। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बीच में है ना, बीच में, इसके चारों तरफ में कहीं भी इलेक्ट्रॉन रख दूं, इसके चारों तरफ में कहीं भी इलेक्ट्रॉन रख दूं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, बराबर लगाएगा वो भी। मैं चाहे यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, लो बढ़ा दिए मैंने, तब भी ये सब पे बराबर फोर्स लगाएगा। तो यहां मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाएंगे वैलेंस शेल में, तो भी न्यूक्लियर चार्ज पे या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे या न्यूक्लियस के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा। इस कारण मैं कहता हूं कि जब भी मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो जो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। क्यों? दोबारा देखो, आप लोग भूल गए होगे, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग भूल गए होगे। दोबारा देखो फिर से कि मैंने यहाँ पे बेरिलियम का ये न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पे 2 थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियर चार्ज जो है, ये न्यूक्लियर चार्ज 4 प्रोटॉन्स के कारण आ रहा है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 4 प्रोटॉन्स के कारण आ रहा है बेसिकली। तो जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हर जगह फोर्स लगाएगा ना यार, हर जगह, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख भी देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा न्यूक्लियस के चार्ज पे या न्यूक्लियर चार्ज पे? ये हर एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा जितना पहले सिर्फ इन दोनों पे लगा रहा था, जितना पहले सिर्फ इन दोनों पे लगा रहा था। ये हर एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज, हर एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही फोर्स लगाएगा या चार्ज लगाएगा, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको समझना। इसीलिए हम यहां कह सकते हैं कि जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भले ही ऐड होते रहें, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूक्लियर चार्ज को या न्यूक्लियस के चार्ज को, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो न्यूक्लियस है यार वो तो हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, हर डायरेक्शन में। तो मैं और इलेक्ट्रॉन्स रख भी देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? पर जो हमारा न्यूक्लियस का चार्ज है वो जरूर बढ़ रहा है, जो हमारे न्यूक्लियस का चार्ज है वो जरूर बढ़ रहा है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस का चार्ज कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम अपने ये डाउट वाला लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिन्हें देख के हालत खराब हो जाती है हमारी। तो बाकी बातें हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।